स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी कोरोना संक्रमण की। दरअसल सबसे ज्यादा खतरा कोरोना संक्रमण का जिन जगहों पर बना रहता है, दिल्ली उनमें से एक शहर है। चीन में फैल रहे संक्रमण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, चाइना में भी बढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ और देश हैं जिसमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सब चाइना में जो वेरिएंट है वो है BF.7। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। सो अभी फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना केवल टेस्टिंग में मिला है, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। ना केवल टेस्टिंग में बल्कि हम कई जगह से, स्पेसिफिकली दिल्ली के 7 अलग अलग जगह से सीवेज उठाते हैं। सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय कि शहर में ये वाला वायरस है कि नहीं है। तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में अभी जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, या तो XBB वेरिएंट है या उसके सब लीनिएज है XBB। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फ़िलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फ़िलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद सत्र का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से 6 दिन पहले आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। लोकसभा में कल शून्यकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने शुक्रवार को सदन स्थगित करने का फैसला किया है। इस दौरान सदन में विपक्षी सदस्य भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ विधेयकों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करने का अनुरोध किया। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर को हुई थी और ये 29 दिसंबर तक चलना था। इससे पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं ने क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए संसद के सत्र को समय से पहले समाप्त करने का अनुरोध किया था। इससे पहले गुरुवार को सदन में कोरोना का साया देखने को मिला और एक बार फिर से संसद में मास्क का दौर देखने को मिलने लगा, जहां सभी सदस्यों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया। और महामारी कोरोना वायरस से बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए नया प्लान बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। IMA के मुताबिक चीन की तुलना में भारत के लोगों को इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग उनकी बन गई है। भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी हुई है और ऐसे में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी के चलते लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने पर भी जोर दिया। मीटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। ही राज्य सतर्क हो गए हैं। केंद्र में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं राज्य स्तरीय बैठकें भी लगातार बीते 2 दिन से जारी है और ऐसे में मनसुख भाई मांडविया आज कोरोना के हालात पर एक और बैठक करने जा रहे हैं।
और कोरोना को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक ली और कोरोना को लेकर हालातों का जायजा लिया। इस बैठक के बाद तुरंत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नियम बता दिए गए। अब सैंपलिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी ज्यादा से ज्यादा मामलों में कराई जाएगी। कोरोना को लेकर तमाम सरकारें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी राज्य सरकारें बैठकें ले रही हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय स्तरीय बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं और स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यों में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ हालात हैं और क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया जाएगा। साथ ही आगे के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि किस तरह से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना है और कैसे कोविड से इस बार लड़ना है, क्योंकि चीन से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रहे हैं, वो एक बार फिर डराने वाली हैं और ऐसे में भारत इन हालातों के सामने डटकर खड़ा रहे, इसके लिए सभी सरकारें, चाहे वो तमाम राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, सभी सरकार मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। नमस्कार। डॉक्टर भार्गव, हम जिस तरह से देख रहे हैं, चीन से तो काफी डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 95% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इसलिए शायद स्थितियां इतनी खतरनाक नहीं होने वाली है। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल, हम सबको यही लगता है, क्योंकि हमने पुराना डेटा देखा। पिछले साल याद हो अगर आपको कि ओमिक्रॉन भी इसी समय आया था साउथ अफ्रीका से, जिसका आर वैल्यू 6 बोली जा रही थी, डेल्टा की 2 थी। तो हमको यही लग रहा था कि 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा लोगों में भयानक तरीके से वो फैलेगा और मृत्यु का दर वैसे ही बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तब तक हम 100% लोगों को अपने वैक्सीन लगा चुके थे और बूस्टर भी हमारी 7 जनवरी को ही स्टार्ट हुई थी, जब ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दी थी। तो पुराना डेटा देखते हुए, साथ ही में BF7 कोई नया वेरिएंट नहीं है, वो जुलाई अगस्त से ही हिंदुस्तान में पाया गया था, पर उसके बाद भी इन्फेक्टिविटी रेट्स नहीं बढ़े। तो हमको ये सारा पुराना डेटा प्लस वैक्सीन की एफिकेसी प्लस डेल्टा के दौरान 95% को जो इन्फेक्शन हुआ, उसके चलते हुए देखते लगता है कि हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए और सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक है, जो सरकार बहुत मुस्तैदी से और तेजी से करिए। जिसे हम कहते हैं दूध का जरा छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो शायद सरकार भी उसी मिशन मोड में है, एक्शन मोड में है। और कोई गलत बात भी नहीं है कि अगले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि इस वायरस की वैक्सीन एस्केप मैकेनिज्म कितना बड़ा है। बिल्कुल, एनीवेज ये कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो शायद वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ऐसे में बूस्टर डोज पर आपकी क्या राय है? क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, लोगों को लगभग कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल भर पहले वैक्सीन की डोज ली थी। क्या अब वक्त आ गया है कि फिर से हम अपनी वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसीजर, जो हमारा अभियान चल रहा था, उसको फिर से तेजी दें? देखिए, जिस प्रकार से कोविड हमारे मस्तिष्क पटल से शिथिल हो गया, उसी प्रकार से हमारी कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव भी कम हो गई। पर ये एक मौका है, एक सुनहरा अवसर है, जब हम बूस्टर डोज की किफायत कर सकते हैं, पॉलिसी को स्ट्रेटन कर सकते हैं कि भैया 1 साल में एक बार कोविड का टीका लगवाना आवश्यक है हाई रिस्क ग्रुप में, जिनमें मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे को इस अवसर को बुलाना चाहिए, जन जागरण में वापस से बूस्टर डोज के प्रति जागरूकता लानी चाहिए और वैक्सीन को ओपन कर देना चाहिए, ताकि लोग स्वेच्छा से जाके कोविड का बूस्टर लगवा पाए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और तथ्यों के बेसिस पे यही होगा कि हर साल आपको कोविड का टीका लगवाना पड़ेगा और इससे देखिएगा इन्फ्लुएंजा वगैरह की तरह ये पैंडेमिक से एंडेमिक बन जाएगा। तो हमें लगता है देश में समय आ चुका है जब इसे एंडेमिक बोलना चाहिए, टीकाकरण बढ़ाना चाहिए, बूस्टर डोज स्पेसिफिकली हाई रिस्क ग्रुप में, और बच्चों के टीकाकरण से बहुत ज्यादा फायदा
नहीं होने वाला। बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, मैं अगला सवाल मेरा बच्चों के टीकाकरण से ही जुड़ा हुआ है कि हमने अभी तक बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू नहीं किया है और देखा यह गया कि बच्चों पर कुछ खास असर इस महामारी का पड़ा भी नहीं था, तो क्या आगे भी बच्चों को वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है? देखिए, डेटा हमारे पास 3 साल का डेटा है। हमने फर्स्ट वेव अल्फा बीटा देखी, डेल्टा देखी, ओमिक्रॉन देखा, उसमें बच्चे को बहुत सीवियर इन्फेक्शंस नहीं हुए, ना ही मृत्यु हुई। इसी के चलते हुए हमें लगता है कि स्कूल वगैरह खुले रहने चाहिए और टीकाकरण पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए बच्चों के, क्योंकि बच्चों का इन्फेक्शन माइल्ड रहा है। बच्चों की टीका अप्रूव है। जो माँ बाप लगवाना चाहते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, जिनको डायबिटीज है या जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित है, उनमें जरूर लगवाना चाहिए, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है या लंग की परेशानियां हैं, उन बच्चों को जरूर लगवाना चाहिए क्योंकि टीका अप्रूव्ड है 5 साल से ऊपर। बट हम कहें कि हमारे को एज अ मिशन मोड में सारे बच्चों को लगाना है, तो उसकी आवश्यकता शायद अभी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। वो बता रहे थे किस तरह से भारत में ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और साथ ही जो वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में चली थी उसकी वजह से कोविड काफी हद तक भारत में सीमित रहा। और हमने देखा कि पिछले साल भी जब ओमिक्रॉन की लहर भारत में आई थी तो कुछ खास नुकसान नहीं कर पाई थी, भारत उससे लड़ने में सक्षम रहा था और यही उम्मीद जताई जा रही है कि अब भी इसी तरह से देखा जाएगा। हालांकि कोविड वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उस पर तेजी लाई जाए, एक बार फिर से टीकाकरण को खोल दिया जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने टीके लगवा लें, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा प्रोसीजर अब हम कहेंगे कि हर साल लोगों को टीकाकरण करवाना ही होगा ताकि कोविड संक्रमण की दर आगे ना बढ़े और सीमित रहे। यानी कहीं ना कहीं पैंडेमिक से एंडेमिक, ये अगर हमें महामारी बनानी है, अगर इसको महामारी को खत्म करना है, इसको पैंडेमिक से एंडेमिक अगर हमें बनाना है, तो इसके लिए टीकाकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल अधिकारियों ने यह सूचना दी। उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए यह राहत मिली है। हालांकि 1 हफ्ते बाद उमर खालिद को फिर से सरेंडर करना होगा। पिछले कई महीनों से जेल में बंद उमर खालिद ने कोर्ट से अपनी बहन की शादी के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के लिए उमर खालिद अंतरिम जमानत पर रहेगा और दिल्ली की कोर्ट ने उमर खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। खालिद से कहा गया है कि वो इस दौरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता, मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकता है। इसके अलावा उमर खालिद को लगातार जांच अधिकारियों के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अंतरिम जमानत तुरंत रद्द करने की बात कही गई है। राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें एक दिन बाद दंगों का रूप ले लिया था। इन दंगों में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दंगों के बाद मामलों की जांच शुरू हुई और कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उमर खालिद का नाम भी शामिल था। उमर खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जिसके चलते पिछले कई महीनों से वो जेल में है। इस मामले को लेकर उमर खालिद की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है।